बच्चों, इकोनॉमिक्स +2 की क्लास में आपका स्वागत। ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स वर्किंग, इसके ऊपर ये मेरा पहला वीडियो लेक्चर होगा। उसके बाद एक और वीडियो लेक्चर होगा, ठीक है। और इस चैप्टर में से लगभग 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। बट ये जो लेसन है बहुत ही आसान लेसन है, बड़ा ही आसान लेसन है। और इस वीडियो को आपने आरंभ से अंत तक देखना है, ठीक है। बीच में छोड़ना नहीं है। आपको पूरी फील देने की कोशिश करूँगा, मैं पूरा समझाने की कोशिश करूँगा, आपने इसको समझना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स वर्किंग, निवेश गुणक व कार्यकारण, ठीक है। आपने फील करके इसको समझना है, कैसे करना है इसको। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, सबसे हम पहले इसकी परिभाषा देंगे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है, ठीक है। इट इज़ एन इकोनॉमिक फैक्ट दैट व्हेन द इन्वेस्टमेंट, जब भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस देयर इज आल्सो इंक्रीज इन द इनकम। जब हम इन्वेस्टमेंट में वृद्धि करते हैं, निवेश में वृद्धि करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये एक आर्थिक सत्य है कि हमारी इनकम में भी वृद्धि होती है, आय में भी वृद्धि होती है। बट इंक्रीज इन इनकम इज नॉट एग्जैक्टली द सेम एज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो आय में वृद्धि होती है वो इन्वेस्टमेंट में, जो हम निवेश में वृद्धि कर रहे हैं, उसके बराबर नहीं होती है। रेदर इट इज़ मैनी टाइम्स मोर देन इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा वृद्धि होती है। अब आपने एक चीज़ समझनी, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूँगा। नंबर ऑफ टाइम्स इट इंक्रीजेज इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। तो इसके अंदर यही बोलने की कोशिश की गई है कि जब हम क्या करते हैं निवेश में, अब आपने ये एक आर्थिक सत्य है कि जब हम निवेश में वृद्धि करते हैं तो आय में भी वृद्धि होती है। बट जो आय में वृद्धि होती है वो निवेश में वृद्धि से कई गुना अधिक होती है। वो जितनी गुण अधिक होती है उसको ही हम निवेश गुणक बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ एन इकोनॉमिक फैक्ट व्हेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज देयर इज आल्सो इंक्रीज इन द इनकम। व्हाट इंक्रीज इन द इनकम दैट इज मोर देन इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट। द नंबर ऑफ टाइम, जितने टाइम्स ये इंक्रीज हो जाता है उसको मल्टीप्लायर कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब आपने ध्यान पर सुनना है हमारा मैं एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ। एग्जांपल ये है कि आप इन्वेस्टमेंट के अंदर 5 करोड़ की वृद्धि कर रहे हैं। कितनी वृद्धि कर रहे हैं? 5 करोड़ की, ठीक है। और आपकी जो अल्टीमेट इंक्रीज इन द इनकम इज 20 करोड़, ठीक है। और आपकी जो इनकम के अंदर जो इंक्रीज हो जाती है, जो हमारी आय के अंदर जो इंक्रीज हो जाती है, वो कितनी जाती है? 20 करोड़। इसका मतलब देखिए, आपने 5 करोड़ लगाए, आपको 20 मिल गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी जो आय थी उसमें कितनी वृद्धि होगी? कितनी वृद्धि? 4 गुना वृद्धि होगी। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसको हम के से डिनोट करते हैं, तो वो क्या होता है? डेल्टा बाई ओवर डेल्टा आई। ये किस में वृद्धि हो रही है? आपकी आय में। आय में वृद्धि कितनी हुई? 20। और ये कितनी थी आपकी? 5, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के अंदर जो वृद्धि थी वो कितनी थी? 5। तो इसका मतलब के कितना हो गया? 4। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना हो गया? 4, ठीक है। इट मीन्स अब आप देख रहे हो कि हमारी आय में क्या हो रही है? कितनी गुना वृद्धि हो रही है? 4। आवर इनकम दैट इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। समझ आ गई? अब यहाँ से ही हमारी डेफिनेशन बन गई इन द वर्ड्स ऑफ डिलर। डिलर के शब्दों में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर लिखेंगे आप, नॉट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशो ऑफ इंक्रीज इन इनकम टू द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जो भी इनकम के अंदर इंक्रीज आ रही है, या चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और इंक्रीज इन द इनकम टू द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जरूरी नहीं कि इंक्रीज होगी, डिक्रीज भी हो सकती है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि चेंज इन द इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। के किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा बाई ओवर डेल्टा आई। तो निवेश गुणक क्या होता है? निवेश गुणक आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन का अनुपात होता है। अब यहाँ से हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए, डेल्टा वाई इज इक्वल टू के डेल्टा आई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ऐसे कर दिया, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू के टाइम डेल्टा आई। तो यही तो हमारी डेफिनेशन बन गई। डेफिनेशन डिलर्ड के शब्दों में कि इन्वेस्टमेंट दैट इज द रेशो ऑफ इंक्रीज इन इनकम टू द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, और चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और हम लिख सकते हैं कि जो निवेश गुण होता है वो आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन का अनुपात होता है, ठीक है। समझ आपको आ गई होगी। आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट देखिए, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि रिलेशनशिप अब हमने निकालना है मल्टीप्लायर और किस किस के बीच का रिलेशन निकालना है,
बिटवीन द मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम। मतलब अब यहाँ पे अभी ये मैं रफ काम करा रहा हूँ, आपने अभी कुछ नहीं करना है, हमने किस किस के बीच में रिलेशन निकालना, के और एम पी सी में निकालना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एम पी सी और एम पी एस का थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन मैंने पीछे वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर बताया हुआ है, लेकिन फिर भी आपने करना। एम पी सी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू सेव, यानी कि इसको उपभोग, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति बोलते हैं। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है प्रवृत्ति, ठीक है। एमपीसी, देखिए मैं एमपीसी कैसे लिखते थे हम, डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई, ध्यान को सुनना आपने। एमपीएस ये काम आएगा, ये फॉर्मूला डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई, ये क्या होता है, इसमें आपने लिखा है कि उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात होता है, ये बचत में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात होता है। दोनों को जोड़ दीजिए, एमपीसी एमपीएस, इन दोनों को जोड़ेंगे डेल्टा, ठीक है। देखिए ये रफ काम कर रहा हूँ, बाकी आपको ये बताने के लिए डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई, और इधर कितना हो जाएगा डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई, दोनों को जोड़ेंगे। देखिए डेल्टा वाई क्या है, आपके लघुत्तम एक जैसे हैं, एलसीएम एक जैसे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, जब एक जैसे होते हैं तो सीधा ऐड हो जाएगा ये डेल्टा एस। अब देखिए डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस किसके बराबर होता है, एक भाग आप कंज्यूम कर रहे हैं, एक भाग उसका आप बचा रहे हैं, तो ये डेल्टा वाई होता है, ये भी डेल्टा वाई, ये कट गया एक। तो इसका मतलब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1। ये मैं फॉर्मूला इधर लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा। इसका मतलब क्या बन गया, एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1। इन दोनों का जोड़ कितना होता है कि जो हमारी कौन सी जो ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति का इसके जोड़ कितना होता है, एक के बराबर होता है, ठीक है। अब हमने किस किस के बीच में रिलेशन निकालना है, अब आपने ध्यान से सुनना है, किस किस के बीच में रिलेशन निकालना है, मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम, निवेश गुणक, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी लिख सकते हो आप, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम। अब बच्चे ध्यान को सुनना है। अब देखिए हमारा रिफ्लेक्शन पड़ रही है, के किसके बराबर होता है। अब हमने यहाँ पे देखा इसकी परिभाषा कि किसके बराबर होता है, ये के जो हमारा अभी आपने किया है, हाँ जो हमारा के था बिल्कुल सही लिख रहा था, डेल्टा वाई ओवर हमारा कितना था, ये डेल्टा आई, आय में परिवर्तन और हमारा इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं निवेश में परिवर्तन का अनुपात होता है, इतना आपने लिख लिया, ठीक है। अब y किसके बराबर होता है, अब आपको ये पता होना चाहिए y किसके बराबर है, हमें पता है ये c प्लस आई। अब हम इसमें परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये देखिए डेल्टा, ये डेल्टा y एक मिनट, सॉरी, ठीक है। तो ये हमें पता है y इज इक्वल टू सी प्लस आई, इतना हमें पता है। अब इसमें परिवर्तन कर रहे हैं डेल्टा y, तो इधर डेल्टा c और डेल्टा i, ये हमने परिवर्तन कर दिया, इतना हो गया। इसका मतलब डेल्टा i की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए डेल्टा y इसको इधर ले आएंगे तो ये डेल्टा c इज इक्वल टू डेल्टा i, तो डेल्टा i की जगह हम लिख सकते हैं डेल्टा y माइनस डेल्टा c, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूँ, ये लिख दिया मैंने, k इज इक्वल टू डेल्टा बाई ओवर डेल्टा आई के स्थान पर हमने जो लिख दिया, लाइट चलेगी एक मिनट, और ये कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमने कर दिया डेल्टा बाई ओवर कर दिया डेल्टा, अब डेल्टा आई के स्थान पर मैं लिख रहा हूँ, ये देखिए डेल्टा वाई, डेल्टा आई के स्थान पर जो मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, देखिए डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी, ये लिख दिया, ये हो गया के। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे क्या बढ़ेंगे, देखिए के इज इक्वल टू, अब हमने डेल्टा वाई से ये न्यूमिनेटर को भी हम डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी हम डेल्टा किस से डिवाइड करेंगे, डेल्टा वाई से डिवाइड करेंगे। ऊपर कितना बन गया हमारा, अभी नहीं बनाएंगे, ऊपर एक बन गया, ये देखिए इसका बटा भी ये है, इसका बटा भी ये है, तो मैं ये बना रहा हूँ डेल्टा वाई बटा डेल्टा वाई और माइनस डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। अब ये किसके बराबर हो गया, आगे बढ़ रहे हैं हम, एक बटा
एक बटा ये किसके बराबर हो जाएगा 1, और डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई मैंने आपको अभी भी पीछे बताया था, इसको एमपीसी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एमपीसी। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके, इसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन जो इसके ऊपर आता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, ये रिलेशन बन गया आपका किस किस के बीच में। अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे, ध्यान को सुनना है। आप देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला और लिख लेते हैं, उसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं इसकी थ्योरी आपने कैसे लिखनी है। के किसके बराबर हो गया? देखो ए इधर ले जाएंगे, एमपीसी को हम इधर ले जाएंगे, इस फॉर्मूले में देखिए एमपीसी को इधर ले जाएंगे तो एमपीएस किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस एमपीसी। बनेगा नहीं बनेगा? जब भी हम पक्ष बदलते हैं यहाँ से इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, एमपीएस लिखा इधर बदल करके माइनस का हो जाएगा। तो 1 माइनस एमपीसी को हम क्या लिख सकते हैं? एमपीएस। बस इसी के ऊपर आपने डिस्कस करना है, इसी को हमने वो करने की कोशिश करनी है कि कैसे। अब देखिए, अब यहाँ पे मैथ लगता है, ठीक है, थोड़ा सा मैथ का मैं कंसेप्ट बताऊंगा, आपको इजी लगेगा, क्योंकि अब बोलते हैं कि जैसे जैसे मान लीजिए एमपीसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, के की वैल्यू बढ़ेगी। कैसे? अब ध्यान को सुनना आपने, इसकी वैल्यू कैसे बढ़ती है, क्योंकि एक में से कोई चीज़ घटा रहे हैं आप, क्योंकि दोनों का जोड़ तो एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है, इसको एमपीसी को एक से ज़्यादा नहीं ले सकते। अब ध्यान को सुनिए, अब हमने एक से ज़्यादा नहीं लेना, अब एक से कम लेते हैं, ठीक है, ये आपने करना नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको एक वो बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने एमपीसी की वैल्यू पहले कितनी ली हुई थी? आपने 0.2 ली थी, ठीक है, तो के कितना आना था आपका? 1/1 माइनस 0.2, तो कितना हो गया? 1 बटा कितना हो जाना था आपका? ये 0.2 का मतलब इसमें से 0.2 घटाएंगे, एक में से 0.2 घटाना तो आपको होगा 0.8। 0.8 का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए 0.8 तो ये कितना हो गया? 10/8। कितना हो गया? 10/8 हो गया। समझ आ गई होगी। अब देखिए हम के इसकी वैल्यू कितनी कर रहे हैं? इसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, कितनी कर दी? 1 माइनस 0.9 कर दी, एक से ज़्यादा तो नहीं ले सकते, तो ये कितनी होगी वैल्यू? आप देखिए, अब ये वैल्यू हो जाएगी, एक में से 0.9 घटेंगे तो 0.1, तो ये कितनी होगी? देखिए अब ऊपर ये हो जाएगा 10/1। तो देखिए ये बड़ा है या ये बड़ा है? ये देखिए 10 टाइम्स बढ़ गया। तो इसका मतलब एमपीसी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, कौन सी वैल्यू ज़्यादा? 0.9 ज़्यादा होते हैं या 0.1 ज़्यादा होते हैं? 0.9 ज़्यादा होते हैं, ठीक है। यहाँ से हम थ्योरी बनाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एमपीएस में देखिए यहाँ पे हमने कितना ले लिया? 0.1 ले लिया, तो ये वैल्यू कितनी आ रही थी? 10, ठीक है, क्योंकि अब दशमलव बढ़ाएंगे तो ऊपर ये 10 लगेगा। यदि हमने इसकी वैल्यू कितनी ले ली? 0.9 ले ली, तो ये 10/9। कौन सी वैल्यू बढ़ी है? ये। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे, अब आपने ध्यान पर सुनना है, लिसन करना है, लिसन जब भी आप करेंगे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। हायर इज द वैल्यू ऑफ किसकी? हायर इज द वैल्यू ऑफ एमपीसी। जितनी हायर वैल्यू एमपीसी की होगी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी मोर। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निवेश गुण की या निवेश गुण का मान उतना ही अधिक होगा। और एमपीएस की वैल्यू जितनी अधिक होगी, एमपीएस का मतलब ये सीमांत बचत प्रवृत्ति की का मान जितना अधिक होगा, के की वैल्यू उतनी ही कम होगी, के की वैल्यू उतनी ही कम होगी। और एमपीसी जितना ज़्यादा होगा, एमपीसी ज़्यादा होने का मतलब क्या है? मैंने अब आपको पहले बताया कि एमपीसी होता है किसके बराबर है? डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। आय का आप बहुत अधिक भाग क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ती है आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। एज द कंजप्शन इंक्रीजेस इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस। तो देन इसका मतलब क्या होगी? एमपीसी, व्हेन एमपीसी इज मोर इन्वेस्टमेंट इज मोर एंड देन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज मोर। इसका मतलब क्या हो गया? ध्यान पर सुनना है। सीमांत जो उपभोग प्रवृत्ति अधिक होने से निवेश गुण की वैल्यू अधिक होती है, इसलिए हमारा क्या होता है? जब भी निवेश गुण का अधिक होता है, अधिक निवेश किया जाता है, और उससे क्या हो जाता है? जब भी अधिक निवेश किया जाता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा उपभोग व्यय भी बढ़ जाता है। आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप जब भी हमारा उपभोग व्यय में अधिक परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एमपीसी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। आपको समझ आएगी होगी। अब आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसके अंदर यही लिखना है कि जब भी एमपीसी की या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम की वैल्यू अधिक होती है, के की वैल्यू अधिक होती है, एमपीएस सीमांत बचत प्रवृत्ति की वैल्यू अधिक होती है, इसकी वैल्यू अधिक होने से इसकी वैल्यू कम होती है, इसका मान कम होता है। आपने अपनी भाषा में लिख लेना है, ये मैंने आपको सिर्फ समझा दिया है, ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। अब वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, ये बहुत आसान जैसा क्वेश्चन है
कि आपका मल्टीप्लायर कैसे वर्किंग करता है, प्रोसेस या वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाई वर्क इन टू वेज, ये दो तरीकों से काम करता है हमारा मल्टीप्लाई विद इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। कई बार क्या होता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करें, तो अब मैं एक बार पूरा इंग्लिश में समझा लेता हूँ, उसके बाद हिंदी में समझाता हूँ कि प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाई वर्क्स इन टू वेज विद इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इंक्रीजेस द इनकम मैनी मोर टाइम्स। ठीक है, एंड इट इज़ कॉल्ड द फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। अब थोड़ा सा हिंदी में भी साथ साथ में समझाते जाते कि जब ये कि जो हमारा प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाई, ये जो हमारा मल्टीप्लायर है या गुणक है, गुणक दो तरीकों से कार्य करता है। ये विद इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, पहले तो जब भी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हो जाती है, मल्टीप्लायर क्या करता है, ये गुणक क्या करता है, आय को कई गुना बढ़ा देता है। इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। इसको क्या बोलते हैं, निवेश की अनुकूल प्रक्रिया कहते हैं। फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, अनुकूल मतलब आपकी फेवर में है। ठीक है, फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लाई। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत हम बात करेंगे, कॉन्ट्रेरी विद इंक्रीज विद डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। कई बार हम इन्वेस्टमेंट में डिक्रीज कर जाते हैं, तो मल्टीप्लायर क्या कर देता है, इनकम को डिक्रीज कर देता है मैनी मोर टाइम्स में। ठीक है, तो हमारी मल्टीप्लायर यहाँ पे मल्टीप्लायर डिक्रीजेस इनकम मैनी मोर टाइम्स। यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पे लिखा है डिक्रीजेस, लिखना था यहाँ पे डिक्रीजेस, बहुत गुना जो है उसको डिक्रीज कर देता है। इट इज कॉल्ड द बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। तो सैमुएल्सन है हमारे एक अर्थशास्त्री है, उन्होंने इसके संदर्भ में लिखा है इसके इन दिस कॉन्टेस्ट सेज दैट मल्टीप्लायर इज टू एज स्वॉर्ड। स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार, ऐसी दो धारी तलवार है। इट विल कट फॉर यू और अगेंस्ट यू, ये आपके हित भी कर सकती है और आपका अहित भी कर सकती है। कैसे, अब आपने इसकी परिभाषा तो देखी थी कि हमारा ये क्या होता है, ये देखिए आपने ये परिभाषा देखी कि k इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने बोला कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू के टाइम डेल्टा आई। ठीक है, यहाँ तक भी आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए के की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं कि हम मल्टीप्लाई की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। निवेश गुण की वैल्यू 2 ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया 100 करोड़, देखिए इन्वेस्टमेंट में आपने 100 करोड़ की वृद्धि कर दी, ये 2 हो गया, तो यहाँ से डेल्टा वाई कितना आएगा, देखिए डेल्टा वाई कितना आएगा, इन्वेस्टमेंट इन मल्टीप्लाई 2 है, ये आपने 100 करोड़ बढ़ा दिया तो आपका कितना हो गया 200 करोड़, इनकम 200 करोड़ बढ़ गई। आपने इन्वेस्टमेंट तो 100 करोड़ किया था, लेकिन मल्टीप्लायर 2 होने से आपका जो इनकम में जो इंक्रीज हुई वह 200 करोड़ की इंक्रीज हुई है। दिस इज कॉल्ड, हम इसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, कि मल्टीप्लायर ने आपके हित में काम कर दिया है। अब इफ द इन्वेस्टमेंट फॉल्स, अब नेक्स्ट वाला देखिए कि इन्वेस्टमेंट आपकी गिर रही है कितने, 100 करोड़ से 50 करोड़, इसका मतलब चेंज कितना हुआ वाई में चेंज कितना हो गया, डेल्टा वाई में देखिए 100 करोड़ दिया 50 करोड़ कर दिया, इसका मतलब आपने घटा दी, कितना इन्वेस्टमेंट घटा दिया, 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट घटा दिया। कितना इन्वेस्टमेंट घटा दिया, 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है आपने घटा दिया है। जब भी 50 करोड़ का आपने इन्वेस्टमेंट घटाया, ठीक है, जब भी 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट घटाया तो डेल्टा वाई किसके बराबर हो जाएगा, 2, और ठीक है, तो ये 2 और हमारा इन्वेस्टमेंट में आपने कितनी वो कर दी 50, तो ये कितना हो गया आपका 100 करोड़। ठीक है, अब आपने किया क्या, आपने इन्वेस्टमेंट को 50 करोड़ घटाया और आपकी जो जिसको बोल सकते हैं निवेश गुण कितना था, 2, के की वैल्यू 2 थी, तो आय सीधी 100 करोड़ घट गई। आपने तो निवेश सिर्फ कितना घटाया, निवेश को आपने घटाया 50 करोड़, लेकिन आपकी आय कितनी घट गई, 100 करोड़। तो दिस इज कॉल्ड, हम इसको बोलेंगे बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। एक बार मैं फिर बताने की कोशिश करूंगा, आपने ध्यान को सुनना, 1 मिनट लगाऊंगा, कि जो प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाई वर्क्स इन 2 वेज, 2 तरीकों से कार्य करता है। विद इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइज इंक्रीजेस द इनकम मैनी मोर टाइम्स। 2 हमारी जो ये मल्टीप्लायर क्या करता है, निवेश क्या करता है, आपकी आय को कई गुना बढ़ा देता है। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत जब हम इन्वेस्टमेंट में डिक्रीज करते हैं, निवेश में कमी करते हैं, तो मल्टीप्लायर क्या करता है, ये गुण क्या करता है, डिक्रीजेस द इनकम मैनी टाइम्स मोर, कई गुना जो है उसको क्या कर देता है, घटा देता है। दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। तो इसको क्या बोलते हैं हम, बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, प्रतिकूल प्रक्रिया बोलते हैं। सैमुएल्सन ने इसके संदर्भ में क्या लिखा है, व्हाट द सैमुएल्सन सेज इन दिस कॉन्टेस्ट दैट मल्टीप्लायर्स इज टू एज स्वॉर्ड, ये 2 धारी तलवार है। इट विल कट फॉर यू और अगेंस्ट यू, ये आपके हित में भी और अहित में भी कार्य कर सकती है। देखिए के की वैल्यू 2 ले ली, इंक्रीज कर दिया इन्वेस्टमेंट आपने 100 करोड़, तो आपकी कितनी इनकम इंक्रीज होगी, 2
200, इसमें देखो इसमें 200 करोड़ रुपए आपकी इनकम में इंक्रीज हुई। आपने इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 100 करोड़ की वृद्धि की, लेकिन आपकी आय काफ़ी बढ़ गई है, 2 गुना बढ़ गई है। और इफ एन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, क्या आपका 100 करोड़ का कर रहे थे ना निवेश, अब 100 पे तो थे आप, तो आपने उसको 50 कर दिया आपने, इसका मतलब चेंज आपकी किसके अंदर, ये चेंज इन नॉट, ये चेंज इन आई है, ये चेंज इन आई, ठीक है। तो आपने इन्वेस्टमेंट में कितनी चेंज कर दी, 50 करोड़ की चेंज कर दी। तो यहाँ पे डेल्टा वाई 2 इंटू 50, तो आपकी सीधी ही आय में कितनी चेंज हो रही है, इनकम दैट चेंजेस 2 टाइम्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लाई। अब हमने इसको किससे सहायता से हमने समझना है, डायग्राम की सहायता से। आप फिगर के अंदर देखिए, फिगर के अंदर एक्स एक्सिस के ऊपर हमने इनकम, इसी को हमने समझना है इनकम, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट को लिया है, निवेश को लिया है। इनिशियली एडी क्या है, यहाँ पे सुनना है, यहाँ पे एएस आपको पता होना चाहिए कि एएस कैसे बनता है। एएस जो होता है वो हमेशा 45 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा, मैं इसको बना रहा हूँ पहले, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। ये हमारा एडी क्या आ गया, एडी आपका इनिशियल वो है आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व, इसको मैं बना लेता हूँ पहले थोड़ा सा, बस 1 सेकंड लगेगा, ये पहले से ही तैयार रखना चाहिए था, बट चलो आपके सामने करने से ये डिट हुआ। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, ये ए एस आगे बढ़ा रहा हूँ यहाँ तक, ए एस जो है, ठीक है। अब इन द फिगर के अंदर क्या है, एक्स एक्सिस पे इनकम और वाई एक्सिस के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट निवेश को लिया हुआ है। ए एस क्या करता है, देखो ये ए एस, ये है आपकी लाइन जो बीच में से 45 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा निकलती है, ये कहाँ पे काट रही है आपको, ए डी को कहाँ पे काट रही है, एट द पॉइंट एम, किस पॉइंट के ऊपर काट रही है, कट्स द पॉइंट इसके एट पॉइंट एम, और एम के जब हम सीध में नीचे आएंगे तो ये आगे आपके एम के सीध में, हम एम की सीध में आगे, एम हैज़ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना है, ओ और ए, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना है हमारा, ओ ए है। इतनी समझ आ गई कि ए एस क्या है हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, इनिशियल ए डी क्या है आपका, इनिशियल क्या है एग्रीगेट डिमांड कर्व है, यानी कि ए एस ये समग्र पूर्ति और समग्र मांग, ये यहाँ पे दोनों ही संतुलन की स्थिति में है, और जहाँ पे संतुलन आय कितनी है, या इसको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ओ ए के बराबर है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए इन्वेस्टमेंट आपकी यहाँ पे ओ आई थी, अब इन्वेस्टमेंट कितनी इंक्रीज कर दी आपने, ओ आई से ओ आई 1 इंक्रीज करते हो। जब भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड जो है वो ए डी, अब यहाँ पे देखिए ऑन द अकाउंट ऑफ इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करने से क्या होगी, डिमांड कर्व जो है आपका शिफ्ट हो गया कहाँ से, ए डी 1, ए डी पहले था ए डी, अब आपका डिमांड कर्व बढ़ेगा, आपकी जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो आपकी डिमांड बढ़ी। देन द इक्विलिब्रियम विल बी इंक्रीज टू, कहाँ पे आ गया, इनकम इंक्रीज टू, ये आपका एम, तो अब ये कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, देखिए ये आपका जो पॉइंट है ये इस पॉइंट के ऊपर काट रहा है, कौन से पॉइंट के ऊपर काट रहा है, ये वाला ऊपर वाला पॉइंट है, और इट इज M2 पॉइंट, कौन सा पॉइंट आ जाएगा ये, दिस इज E एंड R, आपकी जो बुक में लिया हुआ पॉइंट उसी हिसाब से मैं ले रहा हूँ, E एंड R पॉइंट है ये आपका, ये यहाँ पे काट रहा है, देखिए अब ये ES जो आपकी लाइन ये थी AD1 यहाँ पे काट रहा है, इसको मैं नीचे मिला रहा हूँ, इसको मिला ही लेते हैं पहले सारा जो है, ताकि बीच में ये ओ ना पड़े, ये A B और ये C और ये E, ठीक है। अब देखिए एक बार मैं फिर बाद में समझाऊंगा। देखिए पहले इनिशियली यहाँ पे काट रहा था, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इतनी थी, जब भी हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ करके इतनी हो गई, कितनी हो गई, यहाँ से ओ ए आई से बढ़ करके ओ आई 1, तो हमारी एग्रीगेट डिमांड जो थी समग्र मांग बढ़ करके ए डी 1 होगी, और यहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, इसलिए हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो है हमारा कितना हो गया, ओ बी हो गया, कितना हो गया, ओ बी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान पर सुनना है, आपकी बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी, जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट में कितनी कर दी, आई और आई 1 इतनी चेंज कर दी, लेकिन इनकम में कितनी चेंज हुई, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से अब यहाँ तो कितनी चेंज होगी, ए बी, अब ए बी बड़ा है या ये बड़ा है, देखिए आई 1 कम है और ए बी लगभग ऑलमोस्ट डबल है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने जब भी इन्वेस्टमेंट में चेंज की, व्हेन यू हैव चेंज्ड योर इन्वेस्टमेंट, योर जो इनकम ऑफ द इकोनॉमी हैज़ बीन ऑलमोस्ट डबल, ठीक है। अर्थव्यवस्था की आय लगभग जो है डबल होगी, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। यहाँ पे मैंने बड़ा अच्छा ढंग समझाने की कोशिश की है, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। इफ द इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेस, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कहाँ से हो रही है, देखिए पहले आप ओ आई के ऊपर थी, आप डिक्रीज करके ओ आई 2 कर दी, जब डिक्रीज कर दी तो डिक्रीज करने से देखिए हमारा एग्रीगेट ये डिक्रीज हो गई है, तो यहाँ पे डिक्रीज होने से हमारी
चेंज इन इन्वेस्टमेंट में कितना हो गया II2। तो इनकम में कितनी चेंज आ गई, देखिए अब हमारा डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होता है डाउनवर्ड AD2, ये ई के ऊपर काट रहा है। तो यहाँ पे देखिए इनकम पहले OA थी, अब कितनी होगी OC होगी। तो कितनी चेंज आई इनकम के अंदर CA, इसका मतलब CA इज ग्रेटर देन II2। इसका मतलब जितना आपने डिक्रीज किया इन्वेस्टमेंट उससे ज़्यादा आपकी आय में डिक्रीज हुई है, वही थ्योरी जो हम लिख रहे हैं। तो इट इज कॉल्ड द बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लाई, इसको हम क्या बोलेंगे बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मैं एक बार हिंदी में भी एक बार इंग्लिश में भी क्योंकि समझाने की कोशिश करूंगा, समझाऊंगा आपने इसको समझना है। फिगर के अंदर क्या किया है, ध्यान से सुनना है। फिगर के अंदर एक्स एक्सिस के ऊपर इनकम और वाई एक्सिस के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट को लिया है, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर आपने आय और वाई एक्सिस के ऊपर आपने निवेश को लिया है। इनिशियली एडी, अब आपको पता है इनिशियली एडी कर्व और एएस कर्व जो है ये कहाँ पे काट रहे हैं, एम के ऊपर काट रहे हैं। और आपका आय का संतुलन स्तर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना है, OA है, कितना है OA है। और आपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर दिया I से I1, कितना इंक्रीज कर दिया, इतना इंक्रीज कर दिया। तो आय में कितनी इंक्रीज थी, पहले ये थी, अब आय में कितनी इंक्रीज होगी, AB होगी। AB आय में वृद्धि हो रही है, आय में इंक्रीज, आय में वृद्धि AB के बराबर हो रही है। लेकिन AB जो है ऑलमोस्ट जो निवेश में वृद्धि हो रही है, निवेश में वृद्धि से आय में वृद्धि जो है लगभग डबल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपने निवेश को बढ़ाया लेकिन उसने क्या कर दिया, आय को लगभग डबल कर दिया है। इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, निवेश की अनुकूल प्रक्रिया। ठीक है, उसके बाद देखिए जब आप इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज कर रहे हैं, OI के ऊपर आपके इन्वेस्टमेंट थे, अब OI2 आप बुक की सहायता से कहीं से भी लिख सकते हो, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपने इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज कर दिया, निवेश को कम कर दिया। निवेश में कम होने से क्या हो गया, देखो नया हमारा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड तो चेंज हो जाएगी। ये आपका नीचे आ गया AD, ये इनिशियल था, AD1 बढ़ाने पे आया, AD2 ये घटाने पे आया, यहाँ पे काट रहा है। तो आपकी इनकम OA से घट करके कितनी OC हो गई, इनकम दैट इज डिक्रीज फ्रॉम OA टू OC। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब हमारी इनकम डिक्रीज हुई, इसका मतलब जब निवेश में कमी कितनी कर दी II2, लेकिन आपकी चेंज इन इनकम कितनी होगी CA। अब देखो CA इज ऑलमोस्ट डबल, इसका मतलब आपने क्या कर दी, इसका मतलब ये हो गया कि निवेश में कमी करने से आय में लगभग दुगनी कमी आई है। इसको हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड निवेश की प्रतिकूल प्रक्रिया, बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। थोड़ा सा मैं इसको जल्दी जल्दी यहाँ पे फ्री हैंड से आपको समझा देता हूँ डायग्राम कैसे होगा। डायग्राम में आपने ये डायग्राम ले लिया, इधर आपने क्या ले ली, इनकम ले ली, और इधर आपने क्या ले लिया, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये इतना काम आपने कर लिया। सबसे पहले क्या होता है, ये AS ऐसे बनता है, ये साथ साथ में किया हो तो ये काम ठीक लगता है AS। अब ये क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ये OI है, ये आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व है। यहाँ पे M पॉइंट लिया था, यहाँ पे क्या था, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना था आपका, OA था। अब आपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, इन्वेस्टमेंट को जैसे ही बढ़ाया तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा कम लिया है, तो ये आपका A हो जाएगा, तो ये AD1 हो जाएगी एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ पे R पॉइंट था, तो यहाँ पे लगभग जो आपका OA और ये B आना था आपका। ठीक है, तो ये AB आपकी इनकम में चेंज आ रही है, और इन्वेस्टमेंट में चेंज कितनी आई आपकी, इन्वेस्टमेंट में जो चेंज थी या निवेश में जो आपकी I1, तो ये आपका AB जो है वो लगभग किससे है, I1 से डबल है, दुगना है। इसका मतलब दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पे इनकम को डिक्रीज कर दिया, ऐसे करके देखिए ये तो हमारा AD2 बन जाएगा, ये II2, ये इतना निवेश में कितनी कमी कर दी आपने I2, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितनी होगी II2। ठीक है, लेकिन हमारी आय में कितनी कमी होगी, यहाँ से हमारा यहाँ पे आ जाएगा ये C, तो ये AC हो रहा है, ये कितना CA या AC बोल रहे CA, तो ये लगभग डबल है इससे, ये देखने से लग रहा है यहाँ पे, और इसको देखिए ये डबल लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर निवेश के अंदर जितनी कमी आई है, आय में कमी उससे कई गुना अधिक है। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। आपको समझ आ गई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके आगे मैं एक और वीडियो लेक्चर इसके ऊपर बना रहा हूँ, इस लेसन के ऊपर, जिसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन जो है वो जरूर पेपर में आता है।
कौन कौन सा, k इज इक्वल टू किस फॉर्मूले के ऊपर, यही फॉर्मूला लगेगा k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC या k इज इक्वल टू 1/MPS। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है और इसको मैं अगले वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपको बताऊंगा। इसको अच्छे ढंग से समझना है, थ्योरी समझ आ गई तो आप कहीं से भी लिख सकते हो, यू विल बी एबल टू राइट फ्रॉम एनी बुक। जो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।